पीछे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, रास्ता भी। जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई। आज से कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा और मजबूत होगी। आज से हर रेलवे यात्री और रेलवे से जुड़े हर व्यक्ति की सेवा करने की भावना हमारी बढ़ गई। आज से इस राष्ट्र के निर्माण में जो रेलवे का योगदान है, उस योगदान को बढ़ाने का काम, उस योगदान को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी बढ़ेगी। इस बात पे हम सब एकमत हैं, सब एकमत हैं। वो पीछे कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, दोनों हाथ उठाओ, फिर बोलो वंदे 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 का विश्वास हुआ। साथियों, रेलवे हम सब कहते हैं कि भारत की लाइफलाइन है, और इस लाइफलाइन को मजबूत करने के लिए इन 11 वर्षों में कई बड़े काम हुए हैं। जैसा अभी माननीय हर्ष जी बता रहे थे, कई ऐसे इन 11 वर्षों में नए रेलवे ने रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि कई वर्षों तक हम लोग सोचते थे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो सब चीज़ें इन 11 वर्षों में संभव हो पाई हैं। आप याद करो, 11 वर्ष पहले रेलवे के बजट मात्र 20-25 हज़ार करोड़ रुपए होता था। इतना बड़ा देश है, इतनी सब ज़रूरतें हैं, नई पटरियाँ बिछानी है, नए स्टेशन बनाने हैं, नई ट्रेन चाहिए, नए तरह के सिग्नलिंग के सिस्टम चाहिए। एक तरीके से देश की जो अपेक्षाएं थी रेलवे से, उनको पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बजट को कई गुने बढ़ा के आज 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट मोदी जी हर साल भारत में रेलवे को बढ़ाने के लिए देते हैं। और जैसे उनकी तरफ से बजट जब ज़्यादा आता है, तो हम सब की जिम्मेदारी भी उतने ही गुने बढ़ जाती है। मैं आज स्वर्गीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी की एक बात आपके मन में आपको स्मरण कराऊंगा। मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का। जब श्रद्धेय अटल जी के सहयोगी के रूप में मैं काम करता था, तब उस एनडीए की उस सरकार में कुछ उस समय में बीएमएस और सरकार के बीच में कुछ मतभेद हुए थे। उन मतभेदों को समाधान करने के लिए साथ बैठ के काम करने का एक अवसर था। स्वर्गीय ठेंगड़ी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया था, मुझे आज भी याद आता है। संगठन जो हम बनाते हैं, मजदूर संघ का जो काम करते हैं, अधिकारों के लिए जितना है उतना ही अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी। ये जीवन के जो दोनों पहलू है, हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारी, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य, इन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे, तभी जाके राष्ट्र निर्माण में हमारी इस भूमिका को हम पूरा कर पाएंगे। और मुझे विश्वास है बीएमएस एक ऐसी संस्था है जो कि राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है, और हमेशा ही राष्ट्र को राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम को रख के इसी भावना के साथ काम किया है। मैं साथियों 2-3 विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला विषय हमारे रेलवे में रिक्रूटमेंट का। आप सब जानते हैं कि वर्षों से रेलवे रिक्रूटमेंट का मतलब होता था 4 साल 5 साल में एक बार वैकेंसी आती थी, और उसके बाद में 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक रिक्रूटमेंट का काम चलता था।
2014 से पहले तो परिस्थितियां बहुत ही खराब थी। 2014 से पहले तो रिक्रूटमेंट का मतलब किसी की जमीन चले जाना, ऐसी परिस्थितियां थी। वो परिस्थितियां बहुत बदल गई। अब आज साथियों रेलवे का रिक्रूटमेंट का कैलेंडर है। जनवरी फरवरी मार्च इस पहले क्वार्टर में ALP का रिक्रूटमेंट का पैनल निकलता है। सेकेंड क्वार्टर में जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन का पैनल निकलता है। थर्ड क्वार्टर में NTPC और दूसरी जो नॉन कैटेगराइज्ड कैडर्स हैं उनका पैनल निकलता है। और फोर्थ क्वार्टर में लेवल 1 का पैनल निकलता है। और ये प्रथा 2024 में आरंभ होके अब हर साल हर क्वार्टर में उस साल की जो वैकेंसी है वो निकाली जा रही है। और आज जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज की तारीख में करीब 1,19,000 वैकेंसी को भरने का काम एक साथ चल रहा है। और ये अभी कुछ ही वर्षों पहले, 2-3 वर्ष पहले करीब 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी रेलवे में। उसके बाद में अभी लगातार ये एक तरीके से एक साइकिल से, एक कैलेंडर से रेलवे में भर्ती का काम चलता है। फिर हमारे नौजवानों को दिक्कत न हो एप्लीकेशन का प्रोसेस, उसके लिए रजिस्टर वंस अप्लाई मैनी टाइम्स, रजिस्टर वंस अप्लाई मैनी टाइम्स। रेलवे के RRB के पोर्टल पे 1.5 साल से ये प्रथा चालू हुई, जिसमें एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना सारा डिटेल डाल दिया, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्कूल का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो, वो सब चीज़ें एक बार डाल दी तो बार बार उसे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन को उपयोग करके नए जैसे वैकेंसीज निकले उस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सब सुधार इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे हम सबको मार्गदर्शन दिया कि जो भी काम करो उस काम में सबसे पहले हमारे नौजवानों के हित को ध्यान में रखो, हमारे SC ST OBC वर्ग के हितों को ध्यान में रखो, हमारे गरीब परिवारों का हित ध्यान में रखो, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों का हित ध्यान में रखो। इसीलिए साथियों आपने देखा करीब 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोच अभी लगाए, 2,500 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जनरल कोच लगाए। और जनरल कोच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति की जब यात्रा के लिए आए, उसके पास अगर कन्फर्म टिकट नहीं है तो भी वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसलिए जनरल कोच ज़्यादा लगाए। और अब तो 14,000 जनरल कोच मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। आप में से कोई RCF से आए इधर? RCF NCF से चल रहा है स्पेशल प्रोग्राम जनरल कोच बनाने का। तो ये इसीलिए है कि उस हर एक गरीब परिवार के मन में जो एक कई बार रिजर्व टिकट न मिलने के कारण दिक्कत होती है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उसके लिए साथ ही साथ ऐसी ट्रेनों का निर्माण भी किया गया। अमृत भारत एक्सप्रेस, आप में से कोई अमृत भारत एक्सप्रेस के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो? ICF और CLW से? कैसी गाड़ी? अमृत भारत अच्छी गाड़ी है, शानदार। मतलब एक तरीके से 1000 किलोमीटर की यात्रा 400-450 रुपये में या 450 रुपये में हो पाए गरीब से गरीब व्यक्ति का, और उसमें वो सारी फैसिलिटीज जो कि एक अच्छी ट्रेन में होनी चाहिए, चार्जिंग की फैसिलिटी, नए ज़माने के कपलर जिससे कि झटके न लगे, और पूरी की पूरी 22 कोच की ट्रेन, 11 कोच स्लीपर और 11 कोच जनरल। ये भावना के साथ काम आज हो रहा है। गरीब परिवार के लिए, मध्यम वर्ग के परिवार के लिए रेलवे एक बहुत अच्छा सुगम साधन बने, वही देश की भी अपेक्षा है और वही हमारा प्रयास भी है। और साथियों, जो 60-70 साल का
रेलवे को निगलेक्ट किया गया, कांग्रेस के ज़माने में रेलवे के प्रति जो एक अन्याय रहा उसको पूरा करने में समय तो लगेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि भावना और उद्देश्य और दिशा आज एकदम सही है और उसमें आप सबका रोल इतना महत्वपूर्ण है। जब भी कर्मचारी और मैनेजमेंट एक दिशा में चले तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी पीछे नहीं रहेगा। और बीएमएस तो राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन है। आप तो हमेशा ही सबसे पहले राष्ट्र की और रेलवे की सेवा के बारे में ही सोचते हो। ऐसे में रेलवे का डेवलपमेंट होना ही होना है। आपको जानकर खुशी होगी, इस साल रेलवे विश्व के टॉप 2 रेलवेज में पहुंचा। फ्रेट कैरी कैपेसिटी की में 1.6 बिलियन टन कैरी करके टॉप 2 रेलवेज में पहुंच गया। जैसे भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, उसमें रेलवे का भी योगदान एकदम आगे। साथ ही साथ इन 11 वर्षों में आपने करीब 34,000 किलोमीटर पटरियां बिछाई है, 34,000 किलोमीटर। और इन्हीं 11 वर्षों में आपने करीब 46,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण किया। और रेलवे के विद्युतीकरण के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच आप समझिए। रेलवे का विद्युतीकरण हुआ, इसका मतलब डीजल की ज़रूरत कम हो गई। डीजल की ज़रूरत कम हो गई, डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो जो चीज़ आयातित है, जिस चीज़ को बाहर से लाना पड़ता है, उसका उपयोग कम से कम करें। जैसा बीएमएस के मूल भावना में है, स्वदेशी अपनाएं, हम अपने आप प्रोडक्शन करें। वैसा ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको लाल किले की प्राचीर से कहा है, यथासंभव हम भारत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें और भारत में बनी हुई चीज़ों को इस क्वालिटी की बनाएं कि विश्व भर में भेज सकें, विश्व भर में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। और इसीलिए खुशी होती है कि इन वर्षों में, इन 11 वर्षों में रेलवे इक्विपमेंट में भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभर रहा है। आपको जानकारी होगी, हाल ही में वर्ल्ड क्लास लोकोमोटिव्स बिहार में एक जॉइंट वेंचर में बनी हुई फैक्ट्री से एक्सपोर्ट होने का ऑर्डर मिला। और इसी तरीके से एक और फैक्ट्री से मेट्रो के कोच अभी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, रेलवे के कोच एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मेट्रो के कोच एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंजन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये देश की बड़ी एक क्षमता बन रही है और इस क्षमता को हमें सबको अपनाना है। मैं आपसे केवल एक और निवेदन करना चाहूँगा, इस युग में हमको क्वालिटी पे ध्यान बहुत देना पड़ेगा, खासकर जो हमारे प्रोडक्शन से संबंधित कर्मचारी हैं। अपने अपने क्षेत्र में हम यथासंभव प्रयास करें कि अपने कार्य की क्वालिटी को कैसे हम बढ़ा पाए। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी लानी हो, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग हम देंगे, लेकिन उसमें अपनी तरफ से भावना ऐसी रहे कि हम क्वालिटी को बढ़ावा दें, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, बेटर से बेटर क्वालिटी बनाएं। चाहे रेलवे की कोई भी सर्विस हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी मेंटेनेंस हो, उसमें क्वालिटी को हम प्रथम ध्यान दें। मेरा ये निवेदन है आपसे। मुझे विश्वास है कि आप इस निवेदन को मन से आगे लेके जाएंगे और एक बार फिर आपको इतने सुंदर कार्यालय के निर्माण के लिए, स्थापना के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं जीएम साहब को, डीआरएम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने खुले दिल से इस काम को हाथ में लिया और इसी खुले दिल से आप इस कार्यालय का विस्तार भी करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।